चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सेशन उनके लिए ही है। हर दिन मैं 8 बजे, ठीक है, आज तो 7:30 हुआ है, तो जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे एकदम मॉर्निंग फ्रेश मॉर्निंग के साथ में, ठीक है। और सभी एक बार बता भी देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। आज हम सेकेंड चैनल में कर रहे हैं, तो आप सभी एक दूसरे को बता दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चैनल में सर का क्लास होने वाला है, तो चलिए एक बार सभी चेक करके बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है ना। फिर हम आगे का कल का जो हमारा बच गया था, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, करिश्मा जी, लक्ष्मी जी, अरुण जी, वर्षा जी, रेणुका जी, चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, आ रही वॉइस। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आसपास में कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं व्यापम का, चाहे सीजीपीएससी का, तो बिल्कुल सभी जो कोर्सेस है हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, आपके जो भी कजन्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट सेम में है, अभी एग्जाम वगैरह दिला रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनको भी बोलिएगा, वो भी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। अगर उनका सीटेट सीजीटेट क्लियर है तो बिल्कुल वो लोग भी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई कला संकाय से हो, चाहे विज्ञान संकाय से हो, वर्ग 2 की क्लासेस गणित की हो, ये सभी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ वर्ग 3 की क्लास में अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर आधारित आपको एकदम डीपली तरीके से पढ़ाए जाएंगे हमारे जितने भी टीचर्स हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा। साथ ही साथ व्यायाम टीचर एवं योग शिक्षक के भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट चल ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी सभी कोर्सेस में आप लोगों को 60% डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहेगा तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल इस हेल्पलाइन नंबर में आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो बिल्कुल इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आवाज कैसे गूंज रहा है भाई, देखो तो, ठीक। साथ ही साथ इसी के साथ जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमको कितना नॉलेज है, और हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा टेक्निक क्या होता है, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के बिना आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक माइंड ऑफ सेट होता है आपका कि मैं जहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो वहां पे बिल्कुल आप अपनी तैयारी को चेक करते हो, तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीडी लगाना मत भूलिएगा। ये बहुत ही अभी मिनिमम प्राइस में है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को टीचर्स को यूज करने हैं, जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे नीचे सबका नाम लिखा हुआ है, नीतू मैम, जितने भी टीचर्स है सबका। तो वो टीचर्स कोड, अगर मेरा टीचर्स कोड आप लोग यूज करोगे तो बिल्कुल वहां पे आप लोगों को 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये जो 499 का आपका क्या है टेस्ट सीरीज है, वो मात्र आप लोगों को 250 में क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को चेक करिए, बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग दिला के देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अभी नए पैटर्न पर जो व्यापम का भी क्वेश्चन चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो एक बार बिल्कुल आप लोग दिला करके इसको देखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का टेस्ट सीरीज है, सहायक शिक्षक का भी, ठीक है, वर्ग 2 कला संकाय का भी, विज्ञान संकाय का, अब तो हिंदी के जो व्याख्या है, व्याख्याता है, उनके भी जो टेस्ट सीरीज है ये भी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। और अभी बीएड वालों का एग्जाम है, ठीक, अभी फ्राइडे को। मेरी वॉइस ज्यादा आ रही है क्या, ठीक है। ऐसा प्रीलिम्स का, तो बिल्कुल ये सारे जो टेस्ट है आप लोगों को साध्य पीएससी एकेडमी के ऐप से में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसके लिए आपको साध्य पीएससी एकेडमी का ऐप से डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल बीएड वालों का भी एग्जाम है, तो मैंने आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बीएड वाले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग कम से कम दिया जाता। तो ऐसा है कि आप लोग प्रॉपर उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्या पहन के जाने हैं क्या नहीं पहन के जाने हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही पहन के चले जाते हैं। मेरी समझ नहीं आता व्यापम का एग्जाम देने जा रहे हो, इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। फिर आप लोग बोलते हो कि हमको अंदर जाने देंगे, क्यों जाने देंगे? वहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है प्रॉपर 9:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे, इतना आपको स्लीवलेस पहन के जाना है, ठीक है, इतना लंबा लंबा स्लीव तो पहन के नहीं जाना है, आप लोगों को डार्क कलर पहन के नहीं जाना है। तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन होने के बाद भी आप गलती करते हो। तो ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख लो। अगर आपको परीक्षा से वंचित नहीं होने हैं तो बिल्कुल आप लोग इस चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई वहां पे जो लिखा है उस चीज को आप लोग फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक। कैसे हो रहा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अभी से सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। अच्छे से दीजिएगा, पहले एक अच्छे से आप लोग जाइएगा एग्जाम हॉल में एकदम माइंड फ्रेश के साथ, ठीक है। जैसे ही आप लोग जाओगे मस्त पानी वानी पी के एकदम बैठ जाना, फ्रेश फ्रेश होके। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा प्रॉपर तरीके से अपना रोल नंबर वगैरह सब चीज अच्छे से डालिएगा। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूँ, पुरानों को तो पता ही है, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद अगर नहीं समझ में आता, जो भी सामने रहेंगे इन्विजिलेटर, उन लोगों से आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक, एक बार पहले खोल के देख लेना प्रॉपर सब सही है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है, जिसमें 100% क्वेश्चन आपको पता रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है, सरसरी तौर पर एक बार पढ़ने से ही अगर उसका आंसर हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे स्टेप आप लोगों को क्या फॉलो करनी है कि जैसे आपको लगता है एक बार पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, या कंफ्यूज हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़े रहोगे, उसको आप दूसरे स्टेप में बनाना 50-50 क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका आंसर हमको ये होगा या तो ये होगा। ऐसा होता है कि प्रॉपर आदत बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हड़बड़ी में आप लोगों को नहीं लगाने, छोड़ देना, बाद में बनाना, जब आप सेकंड स्टेप फॉलो करोगे तीसरे स्टेप में आप लोग को क्या करना है, चूंकि माइनस मतलब गणना वहां पे नहीं होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होंगी, तो प्रॉपर आप लोगों को तीसरे स्टेप में भी क्या करने हैं, तुक्का लगा करके आने हैं। और तुक्का भी सोच समझ के लगाना, ठीक है। अगर बिल्कुल ही नहीं पता है, मान लो चाहे इंग्लिश का नहीं पता है, तो तुक्का भी आप लोग कैसे लगाओगे, ए पी सी ऐसे मत लगा देना भाई, प्रॉपर एक ही लाइन को तुक्का मार के आना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में एक भी नहीं समझ आ रहा है, बन ही नहीं रहा है, क्या करोगे पूरा, या तो आप लोग देख लेना एवरेज जो है वो कहाँ आंसर लिया जा रहा है, एवरेज कहाँ आंसर लिया जा रहा है। जैसे एवरेज बी आंसर लिया जा रहा है तो बिल्कुल बी 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 पूरा एक लाइन मार के आ जाना तुक्का, ठीक है। तुक्का लगाने का मैं आज आप लोगों को आइडिया बता रही हूँ। कभी भी ना झिक झैक में मत लगाया करो, तुक्का लगाते हो तो हमेशा गलत होता है, 1-2 बस सही होगा, लेकिन ऐसे लगाओगे ना तो कम से कम आपके 3 से 4 तो वो सही हो ही जाएंगे 10 क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को लाइन से तुक्का लगा करके आने हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमारे हो गए। तो बिल्कुल अभी से मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, वहां पे प्रॉपर समय में पहुंच जाने हैं, और प्रॉपर जो मैं स्टेप आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ करना है। बिल्कुल आप लोग जो है वो एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, टाइम से पहले आप लोग का निकल जाएगा। हाँ चलिए, वॉइस आ रही है, वॉइस चेक कीजिए ना मैम। अब तो देखो, देखो तो चलिए अब बता देंगे, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ, और जिनको भी नहीं पता है कि सेकंड चैनल में आज हो रहा है क्लास, तो उनको आप लोग बता दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल इस चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अचानक से इस चैनल में भी क्लास हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए, भले के लिए है ये। चलिए जल्दी से बता देंगे, करिश्मा जी, अरुण जी, ललीमा जी, वर्षा जी, मेरी वॉइस सब ठीक आ रही है कि नहीं, कि गूंज रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम न लेते हुए। गूंज रहा है, चलिए
चलो स्टार्ट करें। चलो थोड़ा सा आप लोग एकदम कम आवाज में देखना, ठीक है, ज्यादा आवाज मत बढ़ा देना। सही जोड़े मिलान कीजिए। चाक्षुष शिक्षार्थी, इसी में तो आए थे ना 30 नंबर में, 12 तक के हमारे हो गए थे। चलिए, कन्नड़ शिक्षार्थी, शारीरिक शिक्षार्थी, भावात्मक कार्यनीति। आपको 2 सूची दी गई है, उस सूची को पहले सूची से दूसरे सूची में क्या करने हैं, मिलान कर। चलिए करिए फिर। गूंज रही है मैम, अरे यार मैं क्या करूं। चलिए बताइएगा, आई है कि वॉइस ठीक से? कभी कभी ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि टेक्निकल है तो हमारे हाथ में नहीं होता वो। मैंने कल बताया था ना कि हम क्या कर सकते हैं अगर बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले तो उनके सीखने का क्या रहता है कि अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, है ना, त्वचा हो गए, जीभ हो गई, ये सब के माध्यम से वो क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आंख के माध्यम से वो क्या करने का काम करेगा, व्याख्यान करेगा। क्या चित्र चाट पसंद करता है, गतिविधियों द्वारा सीखता है, प्रेरणा बना रखता। तो आंख से क्या देखेगा, चित्र को देखेगा, चार्ट को पसंद करेगा, तभी तो वो समझ पाएगा कि अच्छा ये चित्र है, ये एप्पल का चित्र है, ये शेर का चित्र है, ये भालू का चित्र है, ठीक है। तो चित्र का देखने का काम कान से नहीं करेगा, वो किससे करेगा, आंख से ही करेगा। तो चाक्षुष शिक्षार्थी क्या करेंगे, चार्ट पसंद करेंगे। कन्नड़ सुन के, ठीक है, तो क्या करेगा, सुनने वाला ऐसा कुछ दिया है क्या, बिल्कुल। कन्नड़ से हम क्या करेंगे, व्याख्यान से ही सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेक्चर देती रहूंगी तो आप सुनोगे कैसे, जब तक आपका काम नहीं रहे, कान नहीं रहेगा। तो कर्ण से आप क्या करने का काम करोगे, सुनने का काम करोगे। शारीरिक शिक्षार्थी क्या करेंगे, गतिविधियों द्वारा सीखेंगे, ठीक है। मीन्स हम क्या करेंगे, जैसे किसी को, बच्चों को कविता, कहानी ये सब सिखा रहे हैं तो बिल्कुल उनको हम क्या करवाएंगे, एक्टिविटीज करवाएंगे। भावात्मक कार्यनीति प्रेरणा बनाए रखती है, ठीक है। हमारे जो अंदर फीलिंग्स है, मोटिवेशन जब तक हमें नहीं रहेगा तो हमें सीखने की गति भी कैसी होती है, धीमी होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं कि सभी जो है वो एक दूसरे के क्या है, सामने ही है, और सभी एक दूसरे के क्या है, सही आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी व्यापम बना रहे, आपको पता ही नहीं चलता कि वो सामने ही, आमने सामने वाले इसके आंसर होते हैं, और व्यापम ऐसे ही आंसर आजकल बना रहे। अधिकतर आपके प्री डीएड बीएड में ऐसे ही आंसर देखने को मिले था आपको, ठीक है। वो जो क्रम वाले जमाने के लिए दिए थे ना, उसमें भी ऐसे ही आंसर आए थे। इसी कारण ना वॉइस थोड़ा गड़बड़ है करके मैं आराम से आज बात कर रही हूँ, आराम से आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है, ठीक हो क्या, अब ठीक है क्या सबको? हाँ चलिए, राधे राधे, राम राम सभी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में कक्षा के भौतिक वातावरण की व्यवस्था शामिल है। प्रिपरेशन में पाठ योजना एवं विषय वस्तु की तैयारी की जाती है। ट्रांसमिशन का संबंध अधिगम के मूल्यांकन से है। सर फैन ऑन कर देना, ठीक है। एसिमिलेशन में यह जांचा जाता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा, ठीक है। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं फिर, हाँ अब है ना, ठीक आ रही है। चलिए, और बिल्कुल भाई आप जो भी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सेकंड चैनल में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा आज सेकंड चैनल में हमारा क्लास हो रहा है, तो बिल्कुल उन लोगों को आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। सी, ठीक। कथनों पर आपको विचार करने। ऑर्गेनाइजेशन में कक्षा के भौतिक वातावरण की व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम ओप्ट्रा देखते हैं, ओपटरा करके आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एकदम मन में बिठा लेना है। ओप्ट्रा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, टी से प्रेशन, टी से क्या हो जाएगा आपका, तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। आर से हमने क्या देखा था, रेकिपिटुलेशन देखा था, ठीक है। और ए से हमने क्या देखे थे यहाँ पे, एसिमुलेशन, ठीक है। तो ओप्ट्रा मीन्स, ओ मीन्स बोलने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप पहले तो ऑर्गेनाइज करोगे कि बैठक व्यवस्था ठीक है नहीं, पंखा वंखा चालू हो कि नहीं, प्रॉपर तरीके से आपके कक्षा में प्रकाश आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद पी में क्या करोगे, प्रिपरेशन, आप कितने अपनी तैयारी, अपने सब्जेक्ट के प्रति आप कितने प्रिपेयर हैं, कितने अपने प्रिपरेशन किए हैं, तो आपके को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने से पहले एकदम प्रिपेयर होकर के क्या करने हैं, जाने हैं कौन से शिक्षण सामग्री का आप यूज कर रहे हो, ताकि बच्चे जो है वो सरल से सरल सीख सके। तो ये आपका क्या है,
टी हो जाएगा, प्रिपरेशन। टी में आपको क्या याद रखने हैं, तो टी में जो भी चीजें आपने आप क्या बनाए हो, प्रिपरेशन किए हो, ट्रांसफर करोगे बच्चे के जो भी तथ्य है आपने जो क्या करके आए हैं, प्रिपरेशन करके आए हैं, उस तथ्यों को आप उसके माइंड में ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या आता है, रेकेपिटुलेशन आता है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जो आपने तथ्य बोले हैं उसको हूबहू मतलब उनको पूरे माइंड में एक मैप छाप देना है, स्ट्रक्चर बना देनी है, ठीक है, क्रम में स्ट्रक्चर बना देनी है। फिर लास्ट आता है आपका एसिमुलेशन, और एसिमिलेशन में आप लोगों को मोटिवेशन देना है, उनको जांच करना है, प्रश्न पूछना है, ठीक है, स्वयं का भी आप लोग जांच कर सकते हो, बच्चे स्वयं का भी निरीक्षण कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भौतिक वातावरण एकदम सही है, प्रिपरेशन में पाठ योजना विषय वस्तु की तैयारी की जाती है, एकदम सही है। ट्रांसमिशन का संबंध अधिगम मूल्यांकन से है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने बताया ना, ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, तथ्यों को ट्रांसफर करते हैं, तथ्यों को हम क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे कि जो तथ्य मैंने तैयारी करके आया है, प्रिपरेशन करके आया है, उस तथ्यों को मैं स्टूडेंट को क्या करूंगी, स्थानांतरित करूंगी, ठीक है, ट्रांसफर करूंगी, ऐसे करके याद रख लेना। फिर एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, ये लास्ट का आपका प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चे को यह जांचा जाता है कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, क्या कमी रह गई है, और उसकी कमी को मुझे क्या करना है, अब दूर करना है, ठीक है। तो KLN किस में दिया है, KLN सी में दिया है, तो KLN यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए हाँ 8 बजे आज बस थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, आज बस, और उसके बाद प्रॉपर हम 8 बजे ही क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओप्ट्रा मॉडल के चरणों का सही क्रम कौन सा है, ट्रांसमिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एसिमिलेशन है, प्रिपरेशन है। अरे यार इसको नहीं बोलना था मुझे, ठीक है, नहीं लाना था बार बार। चलिए ये देखो, ये रहेगा भी ना तो आप लोगों को एकदम याद रहेगा, ओप्ट्रा करके, इसको भूलोगे ही नहीं आप, ठीक है। चलिए हाँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी ट्रांसमिशन कर रही हूँ। वेरी गुड लालिमा जी, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं जो मैं प्रिपरेशन करके आई हूँ, उस चीज को, उस तथ्य को आपके दिमाग में मैं क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ, ठीक है, उस तथ्य को आपके दिमाग में मैं क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ, तो वो क्या कर रही हूँ, मैं आपको ट्रांसमिशन कर रही हूँ। वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए आंसर दीजिए इसका, क्या आंसर लगा रहे हो। चरणों को आप लोगों को सही क्रम में जमाना है, ठीक है, चलिए जमाइए। चलिए वर्षा जी का सबसे पहला आंसर आ रहा है ए, LNKM, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ओप्ट्रा करके याद रख लेना, ओप्ट्रा इसमें दिया है, ठीक है। तो ओप्ट्रा में सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है, व्यवस्था। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन के बाद आप बच्चों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे होगे उसको ट्रांसफर करोगे। एसिमिलेशन में लास्ट में आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, LNKM मीन्स ए ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए आज पूरा हम इसको खत्म करते हैं, पूरा जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, फिर आज खत्म हो जाएगा। फिर हम कल पढ़ने वाले हैं भाषा के संबंध में, ठीक है, भाषा के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अधिगम से पूरा चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। और अधिगम से ढूंढ लेना इधर उधर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, उसको मैं बाद में करवा दूंगी। लेकिन अधिगम से जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनना चाहिए, वो सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा बिल्कुल आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं PDF को भी टेलीग्राम में डलवा दूंगी, निःशुल्क रहेगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने परचेस नहीं किया है उनके लिए भी रहेगा। आंसर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए क्लास देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कल नया टॉपिक क्या देखेंगे, भाषा के संबंध में, ठीक है, क्योंकि यहां से भी आते हैं आपके 1 नंबर के क्वेश्चन। निम्न में से किस चरण में प्रश्न पूछकर एवं अभ्यास करवाकर यह जांचा जाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डी आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे कक्षा व्यवस्था। प्रिपरेशन है तो दूसरा हो जाएगा, जिसमें हम खुद प्रिपरेशन करके आएंगे। ट्रांसफर में तो तथ्यों को हूबहू बच्चों को हम परोसेंगे। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि जो मैंने सिखाया है बच्चों को, वो बच्चे ने कितना सीखा है। और अगर वो नहीं सीखा है तो बिल्कुल मैं उसको फिर से क्या कर सकती हूँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनको मैं सुधार कर सकती हूँ। तो
तो ये क्या है आपका एसिमिलेशन है। ठीक है, चलिए गुड भाई, एकदम सही है। चलिए इसको बताइए, ऑर्गेनाइजेशन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, प्रिपरेशन, रिकेपिटुलेशन, एसिमिलेशन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा देखना आपके माइंड में आ जाएगा, एकदम ना पूरा डल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे ही आप लोग बना सकते हो, क्रम वाला भी आएंगे एकदम बना लोगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आपके माइंड में ये डल गया, बार बार ये क्वेश्चन आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, तो पूरा आपके माइंड में ये क्या हो गया है, क्वेश्चन जो है वो डल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी, इसके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताते जाइए, क्या आंसर लगा रहे फिर, ए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, पाठ योजना तैयार करेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको, कक्षा व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करेंगे भाई। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, पाठ योजना हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। रिकेपिटुलेशन में हम क्या करेंगे, ज्ञान का आत्मीकरण करेंगे, क्या कि प्रमुख तथ्यों का पूर्वालोकन करेंगे। तो जो तथ्य हमने डाला है उसका हम क्या करेंगे, पूर्वालोकन करेंगे। ठीक है, कि मैंने जो तथ्य डाला है वो सीक्वेंस में बच्चे बता पा रहे हैं कि नहीं, पूर्वावलोकन करेंगे। मींस जो मैं बता पा रही हूँ उसको बच्चों से हूबहू मैं उसको पूछूंगी। ठीक है, फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, ज्ञान का आत्मीकरण करते हैं। मींस एसिमिलेशन में लास्ट में बच्चे जो है वो ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, एसिमिलेट कर लेते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ करके वो सीख जाते हैं। फिर हम उसका मूल्यांकन हो गया, निरीक्षण हो गया, प्रयोग हो गया, परीक्षण हो गया, ये सारी चीजें जो है वो इसी में करते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सा आंसर सही आ रहा है, यही हो रहा है क्या, के का चौथा, प्रिपरेशन एल का पहला, रिकेपुलेशन में प्रमुख तथ्यों का पूर्वालोकन। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए ऑप्टो ऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, चलिए करिए। ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन, ट्रांसमिशन, रिकेपिटुलेशन, विषय वस्तु का पुनर्कथन किस में करते थे, तो रिकेपिटुलेशन में हम करते थे। ठीक है, ट्रांसमिशन हम किस में करते थे, तो ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला प्रोसेस होता था क्या, तो इसमें हम क्या करते थे, शिक्षण सामग्री का संप्रेषण करते थे। ठीक है, प्रिपरेशन में हम कैसे करते थे, तो प्रिपरेशन में हम वस्तु, पाठ्य वस्तु की शिक्षण योजना की तैयारी करते थे, और ऑर्गेनाइजेशन में कक्षा के भौतिक संसाधनों की हम व्यवस्था करते थे। तो अलग अलग टाइप से आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बनेगा ये। चलिए एक ऐसे आंसर आ रहा है जी अधिकतर लोगों का, अच्छा 17 का दे रहे हैं ना, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन के का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के का तीसरा किस में दिख रहा है, के का तीसरा पहला में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन, एल का क्या हो जाएगा, चौथा, एल का चौथा पहला हुआ है, एम ट्रांसमिशन, ठीक है, एम का दूसरा, फिर रिकेपिटुलेशन में कौन सा आ जाएगा, अच्छा पहला। ठीक, तो पहला ही हो जाएगा क्या, इसमें भी कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहला है अरुण जी, देख लेना। बी कहाँ है जी, के का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, चौथा, तो के का यहाँ पे चौथा थोड़ी ना होगा, तीसरा होगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ये तो हमारा पहला ही स्टेप हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में हम कक्षा के भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रिपरेशन में तैयारी करते हो, योजना बनाते हो, पाठ्य योजना बनाते हो, कौन सी शिक्षण सामग्री का मैं यूज करूंगा, ट्रांसमिशन में तथ्यों को ट्रांसफर कर दोगे, और रिकेपिटुलेशन में आप क्या करोगे, पुनर्कथन। ठीक है, जो बच्चे को आपने बताया है प्रॉपर तरीके से बताया है कि नहीं, इसको आप फिर से एक बार उनको क्या करोगे, रिवाइज करवाते हो। जैसे मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, आप लोगों को रिकेपिटुलेशन करा रही हूँ। ठीक है, चलिए अजीब नाम है रिकेपिटुलेशन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन कक्षा का रख रखाव, प्रिपरेशन पाठ्य योजना निर्माण, ट्रांसमिशन ज्ञान का मूल्यांकन, एसिमिलेशन अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर। पूरा आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे, देखना कोई भी चीज में आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी, बताते जाओ। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं,
ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कक्षा का रख रखाव, हाँ ये तो करते हैं, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, ठीक है। प्रिपरेशन में पाठ योजना निर्माण करते हैं। ट्रांसमिशन में ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं क्या, नहीं। ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, तथ्यों को क्या करेंगे, तथ्यों को बच्चों के मस्तिष्क तक या बच्चों को हम क्या करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे। एसिमिलेशन में अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर करते तो ये भी सही हो जाएगा। नहीं कौन सा है, सी नहीं है, नहीं कौन सा है, सी नहीं है। ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन में आप ट्रांसफर करोगे, तथ्यों को बच्चों तक ट्रांसफर करोगे, न कि आप ज्ञान का मूल्यांकन करोगे। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट वाला एसिमिलेशन होगा, ठीक है, एसिमिलेशन होगा। चलिए, कथन और कारण को पढ़कर विचार करना है। एसिमिलेशन चरण में शिक्षक प्रश्न पूछकर अधिगम स्तर ज्ञात करता है। एसिमिलेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी ने ज्ञान को आत्मसात किया है या नहीं। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसिमिलेशन चरण में शिक्षक प्रश्न पूछकर अधिगम का स्तर क्या करता है, अधिगम का स्तर ज्ञात करता है। तो ये क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट वाला स्टेज है ये, ठीक। और लास्ट वाले स्टेज में हम ये जानते हैं कि मैंने अभी तक जो बच्चों को बताए हैं वो बच्चे ने सही किया है कि नहीं, ठीक है, उनको आ रहा है कि नहीं। कारण है, एसिमिलेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी ने ज्ञान को आत्मसात किया है या नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट में एसिमिलेशन में क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो ना, जीन पियाजे ने इसको दिया था, आत्मसातकरण करना, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को क्या करना, जोड़ना, आत्मसातकरण करना होता है, एसिमिलेशन करना होता है, एसिमुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला हो जाता है जिसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षक जो है सुनिश्चित करेगा कि शिक्षार्थी ने ज्ञान को प्रॉपर तरीके से, मैंने उनको जो बताया है उनको उन्होंने आत्मसात किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो बताओ, अब ये एक दूसरे का यहाँ पे व्याख्या कर रहा है क्या। एसिमिलेशन चरण में शिक्षक प्रश्न पूछकर अधिगम का स्तर ज्ञात करता है, क्योंकि एसिमिलेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी ने ज्ञान को आत्मसात किया है कि नहीं। तो प्रॉपर भाई मुझे तो ये व्याख्या करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एसिमिलेशन में प्रश्न पूछते हैं। क्यों प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को जानना होता है कि मैंने जो उसको बताया है तथ्यों को, वो बच्चे कितने तथ्यों को याद किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई शिक्षक पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व कक्षा में प्रकाश, बैठने की व्यवस्था, श्यामपट्ट एवं शिक्षा सामग्री की व्यवस्था करता है, तो ऑप्ट्रा मॉडल के किस घटक का प्रयोग कर रहा है, प्रिपरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, रेकिपिटुलेशन का, एसिमिलेशन का, बताइए। बिल्कुल लास्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आत्मसातकरण होगा, जिसमें आप क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, ठीक है। आत्मसात करने का मतलब है कि बच्चे ने कितना सीखा है उसको आप क्या करते हो, आत्मसात करते हो, ठीक है। बच्चे आत्मसात करेंगे, यहाँ पे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन भी आप करोगे, निरीक्षण करोगे, परीक्षण करोगे, ये सारी चीजें। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी आपको भी, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, ठीक। तो बिल्कुल जहां पे आप कक्षा में प्रकाश है कि नहीं, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, श्यामपट्ट शिक्षा सामग्री की व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सबसे पहले तो बैठक व्यवस्था देख रहे हो, भी सब क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। चलिए फिर से आगे जमाने के लिए जमाओ, इजी है। गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए आगे, पता चल गया सबको, बता देना, ठीक है। जिनको भी नहीं पता है, सेकेंड चैनल में चल रहा है क्लास करके, क्योंकि 8 बजे सर का फर्स्ट चैनल में क्लास होने वाले हैं, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए यूजफुल है ये, क्योंकि कभी भी मैं इसमें भी ले सकती हूँ। चलिए, सी आ रहा है 22 का सभी का। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, व्यवस्था देखा, फिर मैंने प्रिपरेशन किया जो मुझे पढ़ाना है, फिर मैं क्या करूंगी, उसको बच्चों के माइंड में उसको ट्रांसफर करूंगी। ट्रांसफर करने के बाद बच्चों ने कितना सीखा है ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, आत्मसात करेंगे कि उन्होंने कितना सीखा है, परीक्षण करेंगे। ठीक है, चेक करोगे, प्रश्न पूछोगे, जांच करोगे, ये सब जो है वो एसिमिलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम होगा, ये देखो दोनों में एम दिया है। दूसरा हो जाएगा पी, दोनों में ही के होगा, दोनों में ही दिया है। तीसरा एन होगा, तो तीसरा किस में दिया है, सी में एन। उसके बाद चौथा ओ, उसके बाद एल। ठीक है, गुड, सही आंसर इसका क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन हो चुका है, कल हमने 12 तक के किए थे ना, उसके बाद के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग देख लेना, ये सब यूट्यूब में है तो दिक्कत नहीं है। चलो आज आ गए जल्दी, आज थोड़ा जल्दी हो गया था, फिर नेक्स्ट टाइम से 8 बजे हो जाएगा। ठीक है, चलो आज लास्ट है। चलो देख लो सर जी आप, कल हमने 12-13 तक किए थे ना, उसके बाद जितने भी हैं यही है। ठीक है, और है क्वेश्चन, अभी टेंशन मत लो, चलो बनाओ, यही क्वेश्चन है, पूरा माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं क्वेश्चन देख करके। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी विधियां आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण को प्रभावी बनाती है। विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या पूर्ति, कार्य निदान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। व्यापम तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, बताओ कौन सा सही होगा, एकदम ध्यान से पढ़ना। आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज लग रहा है 4-5 बजे उठे हो क्लास अटेंड करना है 8 बजे। नहीं अच्छा है, पता है माइंड ना एकदम फ्रेश रहता है सुबह सुबह, जितना ज्यादा हो सकता है ना, एकदम मस्त काम वाम निपटा के सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाओ, बहुत अच्छा है। टाइम भी बच जाता है मस्त हमारे पास, और फुल टाइम मिल जाता है पढ़ने का। चलिए कोई बात नहीं, 8 बजे से होगा, प्रॉपर 8 बजे से। आज बस थोड़ा सा जल्दी हो गया है। ठीक है, स्टार्ट 7:30 बजे मैंने स्टार्ट कर दिए थे प्रॉपर, फिर नेक्स्ट दिन कल से आप लोगों को 8 बजे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर लगा रहे, आप लोग भी बताएंगे ऑफलाइन वाले। 23 का ए आ रहा है सभी का, बताइए के और एल। ठीक है, अब देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, इधर ध्यान से देखो 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि आगमन विधि क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि निगमन विधि क्या है। ठीक है, डिडक्टिव इंडक्टिव जिसको हम बोलते हैं। आगमन बोलने का मतलब है जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षण माध्यम का यूज करते हो जिसमें सबसे पहले आप क्या देते हो, बच्चों को उदाहरण देते हो, एग्जाम्पल्स देते हो। जैसे आपने पढ़ा दिए किसके बारे में, जैसे आपने पढ़ाया कोई भी व्याकरण के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो। जैसे आपने सबसे पहले चलो बच्चों को वर्णमाला ही सिखा दिया, तो आ आपने सिखाया, तो आ को आप सीधा ऐसे बनाना उनको नहीं बताओगे, आ से आप उनको सबसे पहले तो बनाओगे अनार। अनार पहले आप दिखाओगे कि अच्छे बच्चों ये बताओ आपने अनार खाया है, बच्चे बताएंगे हाँ हमने खाया है, रेड कलर का होता है, अंदर का बीज रेड रेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उनके माइंड में एक एग्जाम्पल डाला, उदाहरण दिया अनार के बारे में। अब अनार के बारे में एग्जाम्पल डाल के आप उनको क्या बनाने के लिए बोलोगे, देखो ये अनार है, ऐसा लिखाता है अनार, और आ से क्या हो जाता है, अनार हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपने उसको एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल्स बोलने का मतलब है आपने उनको मूर्त चीजें पहले दिखा दी। आप अनार लेकर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल के बारे में दे सकते हो, बॉल लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मूर्त चीजें दिखा करके आप उनको अमूर्त की ओर ले जाते हो, अमूर्त की ओर ले जाते हो, तो ये क्या होता है, आगमन विधि होता है। उदाहरण से कहा जाएगा ये नियम की ओर जाएगा। लेकिन जब पहले से ही आपने पूरे नियम बता दिए, बच्चे को आते ही आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी
फॉर कैट लिखना, अल्फाबेट के बारे में आपने बता दिया पहले से ही। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, निगमन विधि का यूज कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, निगमन विधि का यूज कर रहे हो। मीन्स आपने पहले से ही सूत्र बता दिया है, मीन्स आपने पहले से ही यहाँ पे नियम बता दिए हैं। ठीक है, पहले से ही नियम वियम बता करके अब आप उसको क्या दोगे, एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण दोगे कि ए फॉर क्या होता है बेटा, एप्पल होता है। देखो ये एप्पल है, आप लोग खाते हो ना एप्पल, ऐसे आप क्या दोगे, एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, निगमन विधि। अब यहाँ पे प्रश्न ये है आपका कि आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण को प्रभावी बनाती है। मतलब यहाँ पे दोनों दिया है ना भाई, दोनों दिए हैं। तो आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण को प्रभावी कौन कौन बनाता है। तो देखो कभी भी ऐसे सूत्र आपको दे तो हमेशा आपको याद रखते हैं कि हमेशा आपके सूत्र कैसे होते हैं, आगमन से निगमन। ठीक है, आगमन से कैसे होगा, निगमन होगा। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, सूक्ष्म से कैसे, सॉरी, हमेशा स्थूल से कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। स्थूल से कैसे जाएगा आपका शिक्षण सूत्र, सूक्ष्म की ओर जाएगा। हमेशा उदाहरण से कैसा जाएगा, नियम की ओर जाएगा। क्योंकि बेसिक से पढ़ाना, हम ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है पूरा। ठीक है, ठोस से हमेशा कैसा होगा, ठोस से हमेशा क्या हो जाएगा आपका, अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त हो जाएगा, या इसी को हम मूर्त भी बोल सकते हैं क्या। ठीक है, हमेशा विश्लेषण से संश्लेषण होगा। कैसा होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाएगा आपका जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, और क्या होता है, पूर्ण से अंश होता है कि अंश से पूर्ण होता है, अंश से कैसा होगा, पूर्ण की ओर होगा। ठीक है, अंश से कैसा होगा, पूर्ण की ओर होगा। और कुछ बच गया क्या इसमें, देखो तो ज्ञात से अज्ञात हो गया, नहीं हुआ है। ठीक है, बच्चे को जो पता रहेगी जो चीजें, वहां से लेकर के वो कहाँ जाएगा, अज्ञात की ओर। ये आपके शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा आगमन विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये पूरा आगमन विधि पर। अब इसी को मुझे निगमन में लेना है तो मैं कैसे लूंगी, निगमन में लेना है तो मैं जस्ट उल्टा कर दूंगी। ठीक है, निगमन में लेना है तो मुझे मैं क्या कर दूंगी, नियम से उदाहरण में जाऊंगी, नियम से उदाहरण हम चले जाएंगे। ठीक है, संश्लेषण से दिया रहेगा, संश्लेषण से विश्लेषण, बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, कौन से नियम का आप फॉलो कर रहे हो, कौन से सूत्र आप फॉलो कर रहे हो, तो आप वहां पे निगमन विधि यूज कर रहे हो। बच्चे को पहले आप अमूर्त चीजों को ज्ञात करा रहे हो, उसके बाद आप मूर्त चीजों की ओर ले जा रहे हो। यार कौन सा शिक्षण सूत्र है, पूछा जाएगा, तो कौन सा शिक्षण सूत्र का आप यूज कर रहे हो, निगमन का। तो प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो बिल्कुल आप इसको बना सकते हो इस तरीके से कि ये सब जो है वो निगमन विधि पर आधारित है, जहां पे बच्चे प्रत्यक्ष रूप से आंख से देखते हैं। स्थूल उदाहरण दे रहे हो, मतलब जो चीजें उसको देखे हैं उसी को तो आप एग्जाम्पल दोगे। ठोस चीजों को उन्होंने देखा है, विश्लेषण पहले करोगे, छोटे छोटे पार्ट में आप उनको डिवाइड करोगे, अंश में तोड़ोगे उसको, फिर आप उसको एक पूर्ण होल ले जाओगे। ज्ञात से हमेशा ज्ञात रहेगा आपका जो है वो, ये सब आगमन विधि पर आधारित रहेगा। निगमन ऐसे रहेंगे। अब क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे बोला गया आगमन भी होना चाहिए, निगमन भी होना चाहिए। ऐसा कभी दिया है क्या कि सिर्फ आगमन हो, सिर्फ निगमन हो, दिया है क्या, नहीं। तो आगमन तो विश्लेषण होता है। अच्छा बताओ, विश्लेषण से संश्लेषण कौन सा विधि होगा, आगमन होगा, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण, ये क्या होगा, निगमन विधि होगा। तो इसमें तो आगमन और निगमन दोनों दिया है, मतलब ये भी तो होगा। ठीक है, समस्या पूर्ति सबसे बड़ा आपका आगमन विधि होता है, समस्या समाधान करने के लिए आप देते हो। ठीक है, और कार्य निस्तारण, जहाँ पे कार्य करने के लिए आप देते हो, प्रयोजन हो गया, ठीक है, निरीक्षण करना हो गया, परीक्षण करना हो गया, ये सब विधि तो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आगमन भी बोला गया है, निगमन भी बोला गया है। अच्छे से समझा करो प्रश्न को, तब आप लोग आंसर लगाया करो। ठीक है, हाँ ये देखो हो गया था ना, फिर एक नंबर कट ऐसे ही। हाँ चलिए कोई बात नहीं सैल जी। मेरा क्लास जो है वो आज 7:30 बजे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कल से प्रॉपर 8 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रॉपर 8 बजे। ठीक, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं कि थोड़ा जल्दी क्लास मैंने आज स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, और सेकंड चैनल में है तो फर्स्ट चैनल वालों को जो भी है नहीं जुड़े होंगे उनको आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, तो समझ आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि बोला गया है कि आगमन भी और निगमन भी। तो देखो हमको पता है कि विश्लेषण तो आगमन विधि यूज करता है, विश्लेषण से संश्लेषण जा रहे आगमन है, संश्लेषण से विश्लेषण जा रहे मतलब निगमन है। तो यहाँ पे तो दोनों को बोला गया है ना, दोनों आएगा। समस्या पूर्ति विधि में क्या आ जाएगा, समस्या दे रहे हो, बच्चे को समाधान करने के लिए एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स दे रहे हो आगमन विधि, कार्य निशान दे रहे हो, खुद से प्रयोग करा रहे हो आगमन विधि, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, सब के सब यहाँ पे सही है। अधिकांश लोगों का आंसर KL आ रहा था, तो सिर्फ KL ही नहीं बल्कि यहाँ पे सब के सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, KLMN जो है वो सही है। प्रश्न को पढ़ा करो। अगर मैं यहाँ पे बोल देती निगमन विधि, सॉरी आगमन विधि पर कौन कौन से आधारित है, तब आप किसको किसको लेते? ठीक है, संश्लेषण को लेते आगमन में, विश्लेषण होगा, हाँ ठीक 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 है, संश्लेषण तो आएगा नहीं, ठीक है, समस्या पूर्ति, ठीक, और कार्य निशान, ये सबको हम किस में लेते? आगमन में लेते। तो इसको आप लोगों को क्या रखने हैं, ऐसे याद रखने। निगमन बोल दिए तो निगमन के अंतर्गत जो आएगा उसको आप लोगों को लेने हैं, ठीक। चलिए सही जोड़ी मिलान कीजिए। प्रस्तावना, पुनर्बलन, समापन, प्रश्न पूछना। पाठ का आरंभ प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन करना, पाठ का सार जिज्ञासा उत्पन्न करना। एकदम इजी क्वेश्चन है। इधर मीन्स बच्चों को आप जो शिक्षण शैली यूज करते हो, ठीक है, ये सब दिया गया है कि प्रस्तावना क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है, समापन क्या होता है, ये सब आपको याद रहनी चाहिए। चलो बताओ। हाँ बिल्कुल सर जी, चलो होनी चाहिए, ठीक है, जज्बा होनी चाहिए पढ़ने की कि हाँ मैम का क्लास 8 बजे है तो बिल्कुल हमको उठ जाना है। देखो आज ऑफलाइन वाले भी 8 बजे प्रॉपर आ गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही गहराई से पढ़ा रहे हैं मैम, नाइस, ठीक, धन्यवाद अरुण जी। तो समझ आ रहा है प्रस्तावना मीन्स मतलब जब आप उसको क्या देते हो, इंट्रो करते हो, ठीक है। तो प्रस्तावना मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पाठ का आरंभ होगा, ठीक है। प्रस्तावना मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी चीज धारा वारा भी देखते हो सबसे पहले प्रस्तावना ही रहता है कि नहीं, ठीक है। कोई भी आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ते हो तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना ही दिया रहता है जो कि पाठ का आरंभ होता है वो। पुनर्बलन में आप क्या करते हो, रीइंफोर्समेंट, प्रोत्साहन करते हो, मोटिवेट करते हो, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। समापन में आप क्या करते हो, समापन मतलब पाठ का सार, ठीक है। पूरे पाठ को आप होल रूप में आप एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, ऐसा होता है कि नहीं, पूरे पाठ को हम एक बार करते हैं फिर लास्ट में देखो जैसे मैंने अधिगम का समापन कराया था कि सभी को हम एक साथ फिर से जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबके सिद्धांत को एक साथ हमने लिख दिया था, वो समापन था। तो ये पाठ का सार होता है कि पूरे पाठ को हम एक साथ एकदम एक साथ शॉर्ट में क्या कर देते हैं, ला देते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछना मीन्स क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है। प्रश्न पूछ करके आप बच्चों के माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हो। प्रश्न पूछ रहे बच्चे मीन्स उनके माइंड में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन करेंगे। आपके माइंड में भी जिज्ञासा उत्पन्न होता होगा तो आप लोग क्वेश्चन करते हो, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे क्वेश्चन करो लेकिन आता ही नहीं है, तो ये होता है, ठीक है। और क्वेश्चन तभी नहीं आता जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जहां पे नहीं होता तो बिल्कुल आप लोग करते हो मुझे, तो ये है। तो आजकल ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। तो देखो मुझे एक टाइम के लिए तो आप लोग हड़बड़ा गए थे क्या आएगा इसका आंसर करके, है ना, लेकिन मतलब सीधा सीधा उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा था। तो ये सबको आप लोगों को याद रखने। आप लोगों को क्रम वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्रम वाले क्वेश्चन में आप लोग यकीन नहीं करोगे 50% क्वेश्चन का तो आंसर पूरा ऐसे ही क्रम में आप लोगों को दिया जाता है, पूरा 1 2 3 4 5 यही इसका पूरा आंसर होता है। तो ये सब चीज को पहले इस चीज को चेक करना आप लोग जब बनाओगे, तो कहीं क्रम में तो नहीं दिया है ना इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा गड़बड़ लगेगा ना, तब आप लोग चेक करना कि ये पहला है ये दूसरा है, ऐसे बनाना, ठीक है। इसको भी पहले आप लोग सूची को एक दूसरे से मिलान करो, दिया रहेगा। सबसे पहले तो इसी को चेक करना कि कहीं तो ये दिया तो नहीं है क्रम में, ठीक है, इसके सामने जस्ट तो नहीं दिया है। ये सब पूरा आपके ना माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपके टाइम बचाते हैं, 1 मिनट भी बच जाता है, 2 मिनट भी बच जाता है, बहुत आप ढूंढ रहे हो प्रस्तावना का है यार, इसको भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए, चारों पढ़ लिए, इसके लिए आप चारों पढ़े हो नहीं, एक को पढ़ो बस, याद होना चाहिए। प्रस्तावना पाठ का आरंभ होता है, देखो तो किसमें दिया है, एक तो इसमें ही दिया है, मतलब यही इसका आंसर है। हो गया यार, 1 सेकंड में ही एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो ये आपका एकदम क्या होता है, इजी अटेम्प्ट करने का। ऐसे ही आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। मैथ्स के लिए टाइम बच जाएगा, आपका इंग्लिश के लिए टाइम बच जाएगा, जितना ज्यादा हो सकता है। इसी कारण मैं एमसीक्यू को क्यों ला रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप टाइम बचाइए, कम टाइम में आप अटेम्प्ट करिए। 1 सेकंड भी एक क्वेश्चन करो और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको अभी बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी के रूल्स यही बोलते हैं, अभी जो आप एग्जाम दे रहे हो यही बोल रहा है कि आपको 2 घंटे में बहुत सारे, कम से कम आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्या करने, सॉल्व करने, सिर्फ 2 घंटे में। हाँ सब अब पूरा 2 घंटा होगा। अभी व्यापम से एसएससी वाला भी बदलेगा ना, तब भी वो 2 घंटे ही लेंगे। अब कोई भी एग्जाम जो है वो 2.5 घंटे नहीं होगा। एसएससी कहाँ हो सकते हैं हमारे यहाँ, हाँ
सेंट्रल लेवल का होगा शायद 2.5 घंटे का, शायद सीटेट का भी 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हमारे यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, सीटेट सीजी में जितने भी एग्जाम होंगे पूरे 2 घंटे के ही होंगे, लेकिन 2 घंटे में आपको कम से कम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एक क्वेश्चन में भर भर के कम से कम हमको 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो क्या है ये, है कि नहीं है? कम से कम एक क्वेश्चन में भाई हम 2, 3 का 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करें। देखो ऐसा भी नहीं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमको उनका आंसर मिल जाता है, वही पेज पे रहता है, इसी में एक भी दिया रहेगा, ये वाले में भी एक दिया रहेगा, इसमें भी एक दिया रहेगा, फिर दूसरे को आपको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो ये मैं बताऊंगी आपको सॉल्व कैसे करने, जितना ज्यादा हो सकता है इसमें इसी कारण आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो, टेस्ट सीरीज लगाया करो, प्रैक्टिस लगाया करो। कम समय में आप यही सोचो कि 150 क्वेश्चन को मुझे 2 घंटे में क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने, ऐसा करके आपके माइंड सेट होना चाहिए, फास्ट एकदम स्पीड। हाँ नहीं तो उसमें तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं ना, ठीक है देते हैं, बोला करो थोड़ा जल्दी करो करके, है ना। हाँ सही बात है, वो भी आधा घंटा तो नहीं बोल सकते, 5 मिनट तो हो ही जाता है। वो जो आप लोगों को फॉर्म वगैरह फिलअप कराते ही साइन करो, ये करो, थंब करो, है ना, लेकिन आपको 15 मिनट देते हैं जी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, अध्यापक के व्यावसायिक विशेषकों का सही क्रम क्या होगा। चलिए बताइए, सही क्रम बोला गया विषय वस्तु पर अधिकार, अध्यापन कौशलों का ज्ञान, अध्येताओं के प्रति सरोकार, उत्तरदायित्व बोध। इसमें जो अध्यापक है उनके व्यावसायिक विशेषकों मीन्स उनमें कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, है ना, इसका क्रम आपको बताना चाहिए कि सबसे पहले वो क्या चीज उनमें होनी चाहिए, इसको आपको बताने हैं, ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है लक्ष्मी जी, यही तो हमारा सरप्राइज था, ठीक है। इतना खतरनाक क्वेश्चन रहेगा कि कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप लोग समझिए, बनाइए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद नहीं समझ आ रहा है तो जाकर के आप लोग व्याख्या पढ़िए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगी भारती जी, ठीक है। चलिए बी आ रहा है और आप लोग बताइए। मैंने कहा ना सबसे पहले तो आपको पहले ही चेक कर लेना है, पूरा देख लो, यही तो सही नहीं है जो पहला दिया गया है, क्या यही तो सही नहीं है, ठीक है, देख लो इसको। चलो चेक करते हैं व्यावसायिक विशेषकों का सही क्रम, ठीक है, जो अध्यापक में होने चाहिए। क्वालिटी, सबसे पहले क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें पकड़ क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार। सबसे पहले तो उसमें क्या होनी चाहिए कि आप क्लास के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीजें के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो, सीडीपी पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, तो क्या आप सच में उस गणित के बारे में जानते हो, आपको कैसे पढ़ाना है, स्किल का यूज करने हैं, ठीक है, जोड़ना घटाना भी बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है कि इजिली तरीके से वो सीख सके। तो आपको पहले तो विषय वस्तु के प्रति क्या होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप इजिली तरीके से इजिली वे में आप उनको सिखा सके। अध्यापन कौशल का ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अध्यापन कौशल का ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। अध्यापकों के प्रति सरोकार मीन्स वहां पे बच्चों को आप लोगों को इजी वे में लेकर के चलने है कि कोई भी बच्चे से क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर आप उनको, मतलब क्लासरूम के जाने के बाद का बात है ये, ठीक है, कि सबसे पहले विषय के प्रति पकड़ होना चाहिए आपका। कोई भी जितने भी, अब देखो पकड़ होने के बाद आप कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज करोगे, ये आपका सेकंड नंबर होना चाहिए। अध्यापन कौशलों का ज्ञान मीन्स शिक्षण सामग्री का यूज करोगे यहाँ पे, कैसे कौन कौन से आप शिक्षण सामग्री का यूज करोगे जिसमें बच्चे जो है वो और अच्छे से सीख सके, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि आप जो बच्चे को सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कि बच्चे डर रहे हैं, पहले तो आप माहौल एक ऐसे क्रिएट करो, ठीक है। तो बच्चों को आपको क्या एक सहयोगात्मक वाले भावना से देखना है, सरोकार होना है, ठीक है, स्वतंत्र छोड़ना है उनको, और उत्तरदायित्व बोध, मतलब आपने जो बताया है, ठीक है, क्या उन्होंने बच्चों ने समझा है, क्या उनको समझ में आया है, लास्ट में उनका क्या करना, मूल्यांकन करना। ये चारों ही क्या है, ऐसे लाइन से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सबसे पहले कक्षा रूम में, हाँ अच्छा ये 3 है क्या, ठीक ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, ठीक है। देखो विषय वस्तु पर अधिकार, सबसे पहले तो विषय वस्तु पर अधिकार होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप उस अधिकार तो है मुझे, लेकिन उसके बाद मैं कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज करना चाहता हूँ, ऐसे कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज करूँ जिसमें बच्चे और अच्छे से सीखे, तो शिक्षण सामग्री का कौशल होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए मुझको पढ़ाने का, ठीक है। बच्चों के प्रति सरोकार, स्वतंत्र उनको छोड़ो, आप प्रश्न पूछने के लिए उनको आप खुद उत्साहित करो, जिज्ञासा उत्पन्न करो, और लास्ट में जो क्वेश्चन बच्चे पूछ
पूछ रहे हैं, मीन सच में उन्होंने सीखा है कि नहीं, ये क्या आ जाएगा, मूल्यांकन वगैरह, सीख वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, उत्तरदायित्व बोध में। तो यही जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि माता पिता बच्चे की सभी इच्छाएं बिना नियंत्रण के पूरी करते हैं तो प्रायः कैसा बन जाते हैं। ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन है और इसी में से भर भर के पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, रचनात्मक, अनुशासित, उद्दंड एवं अनुशासनहीन, परिश्रमी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हम डर जाते हैं ना, इतना कैसे इजी क्वेश्चन कोई दे सकता है, तो आपको 1 नंबर देना है तो बिल्कुल वो देंगे। यदि माता पिता बच्चे की सभी इच्छाएं बिना नियंत्रण के पूरी करते हैं, ठीक है, मतलब पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे गाड़ी दिला दो, तुरंत वो चीज को वो दिला रहे हैं, मिस वो बच्चे की आप हर इच्छा को पूरी कर रहे हो, मिस वो बच्चे तो उतलम होंगे ना भाई, क्योंकि आप उनको थोड़ा सा भी मना नहीं कर रहे हो। कल के दिन में आप बोलेंगे पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मतलब चाहिए, तो ला के दे दोगे क्या हेलीकॉप्टर, बताओ। तो ऐसे आपको देखो, आपको पता है कि मैं इनकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन वहां पे हर इच्छा भी पूरी करना सही बात नहीं है बच्चों को, क्योंकि ऐसे में बच्चे बिगड़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे, रचनात्मक तो होंगे नहीं, ठीक है, अनुशासित तो होंगे नहीं, परिश्रमी तो होंगे नहीं, उद्दंड एवं अनुशासनहीन होंगे। ठीक है, उद्दंड एवं कौन क्या हो जाएंगे, वो अनुशासनहीन होंगे। एक ऐसे फादर जो अपने बच्चे को, ठीक है, कोई भी इनके शौक पूरे नहीं करते, पूरे मीन्स वो बच्चे कैसे बनते हैं पता है, वो खुद से ना स्टार्टिंग से मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, कुछ घर से तो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे जिनके पापा उनके हर ख्वाहिश पूरा कर रहे स्टार्टिंग से, तो ये बच्चे को ना अपनी लाइफ की नहीं पड़ी होती, फ्यूचर की नहीं पड़ी होती, जो भी है यार मेरा तो पापा कर ही रहे, 30-40 मतलब 30-35 साल तक भी वह ऐसे ही घूमेंगे, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यही है कि ऐसे जिनके पापा रहते हैं ना, सच में ऐसे बच्चे ना बहुत मजबूत भी बनते हैं ना, बहुत मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, चलिए सी। ठीक है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का व्यावसायिक गुण नहीं है, बताएंगे। विषय वस्तु पर अधिकार, अध्यापन कौशलों का ज्ञान, उत्तरदायित्व बोध, शारीरिक बल। ठीक, हाँ बिल्कुल सर जी, ऐसे होते हैं, है ना। तो इनमें अध्यापक का व्यावसायिक गुण नहीं है पूछा गया है। तो एक तो विषय वस्तु पर उनके पकड़ होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, ये इनकी क्वालिटी है। ठीक है, प्रोफेशन, एक शिक्षक का प्रोफेशन क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब है कि विषय वस्तु के प्रति अधिकार होने चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए पढ़ाने की, ताकि आपकी कक्षा जो है वो प्रभावी हो सके। बच्चे आपकी कक्षा में कैसे सीख रहे हैं, आपको कक्षा को कितना पसंद कर रहे हैं, वो एक टीचर के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो एक तो विषय वस्तु पर उनके फुल अधिकार होने चाहिए कि प्रॉपर आप जो विषय वस्तु को पढ़ रहे हो वो आपको प्रॉपर पता है कि नहीं है। अध्यापन कौशलों का भी ज्ञान हो जाना होना चाहिए कि कौन से आप शिक्षण सामग्री का ऐसे यूज कर रहे हो, कौन से आप ऐसे चीज उनको दे रहे हो कि आप शिक्षण को प्रभावी बना रहे हो, जिसमें बच्चे जो है वो एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व बोध भी होने चाहिए आपके लिए कि मुझे क्या करना है, बच्चों को कहां तक ले जाना है। ठीक है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे बच्चे और सीख सकते हैं, मैं उनके सामने क्या करूं क्या ना करूं, उत्तरदायित्व बोध। और लास्ट में शारीरिक बल, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो उनके फिजिकल से संबंधित हो जाएगा, ये उनके प्रोफेशनल में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि नहीं है पूछा गया है ना, तो डी हो जाएगा। चलिए, शैक्षणिक कौशल क्या है, जन्मजात क्षमता है, अभ्यास द्वारा अर्जित है, केवल सैद्धांतिक है, प्रशासनिक कार्य है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। और शैक्षणिक कौशल तो ध्यान से देखना है, शैक्षणिक कौशल क्या है, शिक्षा में जो हम क्या एक उपाधि ग्रहण कर लेते हैं, एक स्किल्स हम हासिल कर लेते हैं, वो क्या है, जन्मजात क्षमता है क्या माँ के पेट से सीख के आए हो क्या, आ खा गा ये सब पढ़ना, यहीं पे आके पढ़े हो ना भाई, यहीं पे आके आपने सीखा है ना। जो नहीं सीख रहा है वो नहीं सीखते, उनमें शैक्षणिक कौशल है नहीं है। हमें शैक्षणिक कौशल है लेकिन जन्मजात नहीं है, हमने आने के बाद उसको सीखा है। ठीक है, अभ्यास द्वारा अर्जित व्यवहार है क्या, बिल्कुल है कि जो अभ्यास कर रहा है वही सीखेंगे। ठीक है, हमने दुनिया में आने के बाद बिल्कुल हमने अभ्यास करना सीखा, खागा स्कूल गए, हमने पढ़ा, तभी हमें शैक्षणिक कौशल है, नहीं तो नहीं होता। केवल सैद्धांतिक तो होगा नहीं, प्रशासनिक कार्य ये तो है ही नहीं,
बचा हमारा बी, तो बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्जित होता है हमेशा, क्या होता है, अर्जित होता है। कोई भी चीज को आप सीख रहे हो, चाहे डांस करना सीख रहे हो, चाहे और कुछ चीजें आप सीख रहे हो, हमेशा ये कैसा होता है, अर्जित होता है। कभी भी माँ के पेट से आप सीख के नहीं आते हो। वो 1% लोग हैं जो आ जाते हैं, 1-2 साल में भी दुनिया भर की चीजें उनको याद रहती है, वर्ड के बारे में, सभी का मैप के बारे में, है ना। तो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभा के धनी जिसको हम बोल सकते, मात्र 1-2% विश्व में ना ऐसे बच्चे। प्रतिभाशाली तो होते ही हैं, वो अलग है, ठीक है, लेकिन और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत खतरनाक वाले होते हैं, जो मम्मी के पेट से ही सारी चीजें सीख के आ रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना, तो होते हैं कुछ लोग, 1% लोग ही होंगे ऐसे, ठीक है। चलिए, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किस श्रेणी में आता है, बताइए। अध्यापन कौशल, ठीक है। चलिए, तो विषय वस्तु ज्ञान, अध्यापन कौशल, व्यक्तित्व गुण, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको व्यक्तित्व गुण के अंतर्गत आएगा ही नहीं, विषय वस्तु ज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आएगा, बल्कि किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अध्यापन कौशल के अंतर्गत। दृश्य श्रव्य सामग्री, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करो बच्चों के लिए, ताकि वो एकदम प्रॉपर तरीके से सीख सके। हम तो यही करते हैं ना, कंप्यूटर में प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ भी चीजें, हर चीजों को देखो, आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, तो आपको किसी नदी पहाड़ के बारे में मुझे दिखाना है, मस्त मैप ला दूंगी मैं, भारत का नक्शा, देखो यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, यहाँ ये राज्यों से होकर के गुजर रही, या तो मैं रियलिटी वाला भी ला सकती हूँ, है ना, जो एक रहता है ना वो, तो यहाँ पे आपको पूरी मूर्ति से तरीके से देखने को मिलता है। तो उसमें आपका पूरा एक माइंड में मैप बन जाता है कि हाँ यार, गंगा नदी, इसकी सहायक नदी ये राज्य में बहती है। तो ये क्या है, आपका एक शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे होते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक अध्यापन कौशल होता है आपका, ठीक। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को सहायक फैसिलिटेटर की भूमिका दी गई है। बताइए ये सही है क्या, और सही है, चलो इसमें व्याख्या वाला नहीं है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। एक गलत है और 8 सही। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हो आप लोग, मुझे पता है। एक गलत है, 8 सही है, क्योंकि एकमात्र स्रोत नहीं है, हम स्रोत है बट एकमात्र स्रोत नहीं है। ऐसे आंसर निकालना है, ऐसे ही आंसर निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मिस, ये आना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया, तो माइंड में आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कौन सा नेगेटिव आपके क्या है, उसमें कीवर्ड दिया गया है, केवल है, एकमात्र है, ऐसा ही है, बल ऐसा कुछ दे रहा है, मीन्स वो तो गलत होने ही है आपके, ठीक है। इसके अलावा अब कथन कारण क्वेश्चन को हमको बनाने कैसे, तो सबसे पहले तो दोनों को अगर सही है तो उसके बाद व्याख्या क्या कर रहा है, वो प्रॉपर व्याख्या कर रहा है कि नहीं, उसको देखो, क्योंकि इतने दिन में तो बनाना आप लोगों ने सीख ही गया होगा कि ठीक है, कथन ये बोल रहा है तो क्योंकि लगा करके देखो प्रॉपर ये सटीक बैठ रहा है क्या, क्या इसी के कारण ये हुआ था क्या। अगर वो आंसर आपको मिल रहा है, मतलब प्रॉपर आपका कथन कारण जो है वो व्याख्या वहां पे कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि एनसीएफ 2005, ठीक, हम देखते हैं ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक, क्या होता है ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अभी कौन सा आया है, नया एडिशन में आया है क्या, बताओ। देखो, जब हम एनईपी के बारे में देखते हैं तो ये सबसे पहले 1968 में आया था, फिर 1986 में आया था, फिर अभी 2020 आया कि नहीं, और आया है क्या 23-22 में, नहीं आया है। तो देखो 3 इसका एडिशन बन गया। वैसे ही एनसीएफ का भी कुछ ऐसा बना है क्या, बताओ तो, पढ़े हो क्या एनसीएफ, नहीं बना है। बाकी सब्जेक्ट कभी थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू करा देते मैम, हे भगवान, ठीक है। चलिए कराऊंगी, ठीक है, एनसीएफ, ठीक है। तो ये 2005 और आया था, देखना आप लोग कब आया था, बताएंगे ऑनलाइन वाले। अभी नया एडिशन कब आया है, बताओ तो। सचिन सर जैसा आप भी पढ़ा देते हो मैम, अच्छा नहीं भाई, सचिन सर कहाँ और मैं कहाँ, ठीक है। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का एकमात्र बोल दिया गया है ना यहाँ पे, एकमात्र, ठीक है। तो देखो, जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था
प्रॉपर तरीके से उसमें सब चीज दिया गया था। ठीक है, आपको सुझाव दिए गए थे, पाठ्यचर्या कैसे कैसे होनी चाहिए, कितने कितने तक के बच्चों को हमको कैसी कैसे शिक्षा देनी है, क्या पढ़ानी है, कौन से भाषा का यूज करना है, मातृभाषा का यूज करना है कि नहीं। तो ये सब क्या था, एक पाठ्यचर्या आपका था। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाना है, हमको क्या करना है। तो यहाँ पे सिर्फ शिक्षक को ही हम एकमात्र स्रोत नहीं माने थे। ठीक है, शिक्षक को ही एकमात्र स्रोत नहीं माने थे। शिक्षक के अलावा पाठ्य पुस्तक भी है, वहां पे बहुत सारी चीजें भी है जो बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सब माध्यम होता है, एक स्रोत है बच्चों को सिखाने का। मात्र शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है जो दृश्य श्रव्य सामग्री जो आपके पाठ्य पुस्तक है वो आपको अच्छे से समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखो आपके पास पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल है, आपके पास बुक्स है, स्टेशनरी में जाके आप सीडीपी का बुक्स ला सकते हो, मैथ्स ला सकते हो, सारी चीजें। आपको कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए कि मैम इससे पहले हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहां से क्वेश्चंस आता है। तो वैसे बच्चों को भी हमको गाइडेंस देना होता है। ठीक है, सिर्फ जाके पाठ पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, बच्चे ऐसे सीख नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ तो उनको एक क्या होनी चाहिए, गाइडेंस होने चाहिए उनको देने के लिए। तो यहाँ पे शिक्षक भी वही है, फैसिलिटेटर का वो काम करेंगे लेकिन वो एकमात्र स्रोत नहीं होंगे। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को सहायक की भूमिका दी गई है। मीन सहायक बोलने का मतलब है फैसिलिटेटर की, तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एकदम आराम से लगाने हैं, आराम से पढ़ लेना है रिलैक्स के साथ फिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको कभी कभी गलत भी करा देते हैं, तो इसका आंसर हमको पता रहता है ना उसके बाद भी। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। हाँ चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है क्या, ए असत्य है और आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। प्रभावी अध्यापक परिस्थितियों के अनुसार अपनी शिक्षण योजना में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या यह सही है, और क्या यह सही है तो क्या ये व्याख्या कर रहे हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, ये सब ना पूरा आपके अधिगम शैली से संबंधित है, बहुत अच्छा है ना। अधिगम शैली में जितने भी पेडागोजी के पोर्शन है ना, एक बार आप लोग पढ़ लिए रहना। ठीक है, इसको एक बार देख के जाना, पूरा पेडागोजी के ही आएंगे, निगेटिव, आपके पॉजिटिव, आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे आपको संबंध बना के रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है कि प्रभावी अध्यापक परिस्थितियों के अनुसार अपनी शिक्षण योजना में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल, एक ऐसे शिक्षक जो हमेशा अपने बच्चों को प्रभावी शिक्षा देना चाहता है ताकि बच्चे और अधिक से अधिक सीख सके, वो परिस्थिति के अनुसार अपनी शिक्षण योजना में भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, अब जैसे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो कोई भी एक पाठ पढ़ाया, ठीक है, बच्चे नहीं समझ पा रहे, क्वेश्चन आंसर 2-3 बच्चों को बस समझ में आया, आधे से अधिक बच्चे नहीं समझ पा रहे। दूसरे दिन वो अपने पाठ्य योजना में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे कि मैं ऐसा कौन से शिक्षण सामग्री का यूज करूं, ऐसे मैं क्या पढ़ाऊं बच्चों को जो और अधिक से अधिक समझ सके। तो बिल्कुल ऐसे टीचर जो ऐसे नहीं कि मैंने तो पढ़ा दिया, 2-3 लोगों को समझ में आ गया, मुझे क्या। ठीक है, ऐसे नहीं होते। प्रभावी टीचर्स ये है कि जो मैंने पढ़ाया प्रॉपर तरीके से आपको वो चीजें समझ में आने चाहिए। तो आप बिल्कुल क्या करते हो, अपने दूसरे दिन उस जो भी आपने पढ़ाया है तो फिर से आप चेंज करोगे। अब मैं आज ये वाली किससे पढ़ाता हूँ, गतिविधि से पढ़ाता हूँ, क्या पता बच्चे सीख जाए। बिल्कुल वो बच्चे सीखेंगे, आप में अगर वो क्वालिटी है तो। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है, प्रभावी अध्यापक परिस्थितियों के अनुसार अपनी शिक्षण योजना में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, क्यों करते हैं शिक्षण योजना को, क्योंकि अगर वहां पे विद्यार्थी नहीं सीख रहे हैं, उनकी आवश्यकता है, तो उनके अनुरूप वहां पर आपको क्या लेने पड़ेंगे, निर्णय लेने पड़ेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, मैम टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए ना, बहुत कठिन है। ठीक है, चलो टेस्ट बहुत चिल्ला रहे थे ना, आप बनाओ टेस्ट। ठीक, हाँ चलो मैं करा दूंगी एक आध दिन। ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी कार्य क्रियाकलाप या कार्यकलाप नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, टेस्ट देने के बाद प्रॉपर आप लोगों को व्याख्या देखना है। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या है, आपको पूरे फिर कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि टेस्ट कभी आप लोगों को सॉल्व कराने का, क्योंकि जो टेस्ट नहीं दिए उनको भी तो पता चले कि हमारा टेस्ट कितना खतरनाक है। ठीक है, देखो ऐसे टेस्ट आप दिलाओगे ना, उसके बाद ना जो क्वेश्चन आप व्यापम में देखोगे ना, वो भी आपको ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हमने टेस्ट में देख लिया है, क्योंकि इजी दोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं है, इसी कारण हमने ऐसे सोच समझ के बनाया है। ठीक है, चलिए
क्या आंसर लगा रहे हो? सी होगा? नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी कार्यकलाप पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन कौन से, एक तो शैक्षिक भ्रमण होगा कि आप जैसे साइंस सेंटर ले गए बच्चों को, चिड़िया पार्क ले गए दिखाने के लिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आप उनको दिखा रहे हो, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, भ्रमण करवाते हो आप, हर साल तो ले जाते हो। ठीक, खेलकूद प्रतियोगिता बिल्कुल है, एनसीईआरटी ये सब में देते हैं कि बच्चे को सिर्फ आपको शैक्षिक नहीं करवाना है, सह शैक्षिक भी करवाना है, उनके पूरे शारीरिक, उनके सामाजिक, उनका भावात्मक, उनका हर तरफ से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ऐसे सर्वांगीण विकास पर हम जोर देते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का अध्याय पढ़ाना ये भी है क्या? नहीं है। रुको एक मिनट, निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी का क्रियाकलाप नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अरे भाई ये भी तो है यार, क्यों नहीं है, कैसे इसको बोल रहे हो? पाठ्य सहगामी बोला गया मतलब पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो शैक्षणिक भ्रमण है, क्योंकि हमारे पाठ में पूरा दिया रहता है साइंस के बारे में, तो बिल्कुल आप उनको शैक्षणिक भ्रमण, पर्वत, पठार, नदियां, तालाब दिखा करके आओ। ठीक है, मूर्त चीज उनको दिखा करके आओ, बच्चे सीखेंगे। खेलकूद प्रतियोगिता का हिस्सा है, रहता है आपके पाठ्य में देखना, खेलकूद गतिविधि तो उसमें दिया ही रहता है कि बच्चों को ये गतिविधि के माध्यम से आपको पाठ को पढ़ाने हैं। देखना आजकल के एडवांस हो गए ना, बुक्स ऐसे दिया रहता है प्रॉपर। और आपका एक क्या होता है, एक आपका टाइम पीरियड भी बनता है खेल करवाने का, है ना, कि 4 से 5 आपका गेम रहेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी। आप लोग देखना कि साल में कम से कम 1 महीने तो पूरा आपका गेम से ही चलता है, जिसमें खो खो, कबड्डी, दुनिया भर की पूरा प्रतियोगिता होगी। बच्चे को रचनात्मक आप क्या देते हो उसमें, कहीं ना कहीं, ठीक है, विकास करवाते हो, तो ये भी होगा। पाठ्य पुस्तक का तो होगा ही होगा। ठीक है, आप लोग पाठ्य पुस्तक को कैसे नहीं ले रहे हो भाई? सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग हो जाता है। ये क्या, नाच गाना कूद, ये सबसे क्या है, संबंधित है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप क्या करवाते हो, जैसे एनुअल फंक्शन करवाते हो नहीं, तो ये उसका पाठ है क्या? देखो ये स्कूल का पाठ है जरूर, लेकिन पाठ्य सहगामी ये नहीं है। पाठ के लिए सहयोगी है क्या? ये नहीं है। पाठ के लिए सहयोगी कौन कौन सा है? शैक्षिक भ्रमण भी है, खेलकूद प्रतियोगिता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पुस्तक में ये भी है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक भी है, लेकिन ये भी है एक हमारे स्कूल का है, हम जब कैरिकुलम बनाते हैं तो उसके अंतर्गत ये आएगा। लेकिन ये पाठ्य पुस्तक जो आप लोग क्या करते हो, सिलेबस जो मैंने आज करवाया है, ठीक, इसका ये हिस्सा नहीं होता, इसका ये हिस्सा नहीं होता, तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है साल भर का, हमको एक बार तो करवाना ही है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है ना, ये पूछा गया है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी कार्यकलाप नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब पाठ के अंतर्गत आएगा, सब पाठ के अंतर्गत आएगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका साल में एक बार होता है, जो आपका प्रॉपर वहां पे नहीं लिखा होता। हालांकि उसमें आप देते हो सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपके उनके क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट में भी आप उसका रहता है ना, हाँ इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अच्छा था, इच्छा था, लेकिन यहाँ पे ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित इसको यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, ये तीनों को लिया गया है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं लिया गया है, तो आप लोगों को भी याद रखना है, सांस्कृतिक को नहीं लिया गया है इसमें। ठीक है, मतलब पाठ्य पुस्तक में सांस्कृतिक के बारे में नहीं लिखा है, ये इसके लिए सहयोगी नहीं है, ऐसे बोला गया। एक तो प्ले है, खेल है, एक तो शैक्षिक भ्रमण में आप ले जाते हो है, पाठ्य पुस्तक है, लाइब्रेरी, ये सब हो जाएंगे, लेकिन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि सांस्कृतिक भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी तो हमारे पढ़ाने का एक हिस्सा ही है बच्चों को। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे? वही तो, कैरिकुलम में हम क्या करते हैं, पूरा साल भर का करते हैं। ठीक है, और साल भर में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, प्ले हो गया, खेल हो गया, ये सब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है, बुक्स में नहीं दिया गया था, तो फिर देख लेना आप लोग को कैसे करना है, तो क्योंकि तीनों को दिया गया था। ठीक है, कि पाठ्य सहगामी जो हम पाठ में बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक है, वो शैक्षिक भ्रमण है, खेलकूद है, पाठ्य पुस्तक है, लेकिन सांस्कृतिक को नहीं दिया गया है, क्योंकि सांस्कृतिक के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे नाचना हो गया, डांस है ना, सिंगिंग करना हो गया, गाना, ये सब आ गया है, तो इसको शायद नहीं लिए गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, दिखा रहे क्या सब है करके? हाँ, तो चलो इसको फिर हम विलोपित कर देते हैं। ठीक है, सभी के सभी है। देखो कभी कभी, हाँ सी को नहीं दिखा रहा है, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में पाठ्य पुस्तक का अध्याय पढ़ाना, अच्छा ठीक ठीक, सहगामी बोला गया है ना, ठीक ठीक ठीक, अरे यार मैं ही नहीं समझ पा रही थी। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे पाठ्य सहगामी पूछा गया है ना, ठीक। तो ये तो खुद पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए और क्या क्या चीजें सहयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शैक्षिक भ्रमण भी इसके लिए सहयोगी है, खेलकूद भी सहयोगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सहयोगी। लेकिन ये खुद इसी को तो हमको पढ़ाना है ना, तीनों के माध्यम से इसी को तो हमको पढ़ाना है, ठीक। हाँ ठीक, एकदम सही है, ठीक। क्वेश्चन को शायद मैं ही नहीं समझ पाई थी, सहगामी बोला गया है ना, ठीक है। मतलब पाठ को पढ़ाने के लिए कौन कौन से उसके लिए सहायक है ये आपको बताना था, ठीक है। तो हमारा पाठ्य पुस्तक तो यही है, समझ में आया? पाठ्य पुस्तक यही है, इसी को पढ़ाने के लिए शैक्षिक भ्रमण भी सहयोगी है, खेलकूद प्रतियोगिता भी सहयोगी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सहयोगी है। और ये तो हमारा खुद पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, इसी को पढ़ाने के लिए सहयोगी है ना। तो ये सहयोगी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे आंसर आपका आप लोगों को लेने हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आया, चलिए हाँ सी ही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं था क्या मैम, बोल रहे, ठीक है। चलो सी ही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको आप लोगों को देखना है कि पाठ को पढ़ाने के लिए सहगामी कार्यक्रम, क्रियाकलाप, कार्यक्रम तो यही सब हो गए, एक शैक्षिक, एक खेलकूद, ये सब क्या है, एक क्रियाकलाप ही होता है, नहीं कार्यक्रम ही तो होता है ना तीनों। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे पाठ योजना के अंतर्गत आ जाता है, जो हम बच्चों को हर दिन पढ़ाते ही हैं। तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, कार्यक्रम ये होगा तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यक्रम क्रियाकलाप पूछा गया है, इसके कारण ये तीनों ही सही होंगे, सी नहीं आएंगे। अब समझे क्वेश्चन को। चलिए मैं ही थोड़ी देर के लिए नहीं समझ पा रही थी। शिक्षणेत्तर चरण में अध्यापक की गतिविधियों का सही क्रम क्या है बताना है। परिणामों का विश्लेषण, त्रुटियों की पहचान, आत्म मूल्यांकन, शिक्षण योजना में संशोधन, बताइए। चलिए ये देखो ये भी आ गया आपके कौन सा क्रम में जमाने वाला, बताइए। हाँ चलो ना, इसको तो नहीं बना पा रहे हो, कठिन प्रश्न बनाओ बोल देते हो। हाँ बिल्कुल, एरिक एरिक्सन का मैं लाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम भाषा पढ़ेंगे, जस्ट कल भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग बताना। और छूटा है, बहुत सारा छूटा है, ठीक है, सबको लाऊंगी। एरिक एरिक्सन का है, और आवश्यकता का पदानुक्रम तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। मैस्लो का हो गया है ना, हो गया है शायद, मुझे याद आ रहा है जहां तक। सहायक शिक्षक का टेस्ट दिलाई थी, सीडीपी 50 में 42 सही था, लेकिन कंप्यूटर 50 में 15 नंबर ही सही था। चलिए कोई बात नहीं सुनीता जी, अच्छे से करिएगा कंप्यूटर का भी आप, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसमें ऑप्शनल है, रहेगा ही रहेगा। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं इसमें, सी। अच्छा क्रम में पूछा गया है ना आपको, ठीक है, बी आ रहा है अधिकतर लोगों का। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप शिक्षा मतलब आप जब बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है, शिक्षणेत्तर बोला गया है, उसके दौरान आपको कुछ गतिविधियों से गुजरना पड़ेगा, तो उसकी क्रम आपको बताना है। चलिए बताइए। मूल्यांकन तो सबसे लास्ट ही होगा, ठीक है, मूल्यांकन हमेशा लास्ट में ही करना, ठीक है। तो मूल्यांकन को, अच्छा मूल्यांकन के बाद संशोधन होगा कि संशोधन पहले होगा कि मूल्यांकन होगा, बताओ। पक्का कि मूल्यांकन करेंगे उसके बाद संशोधन करेंगे? और अगर ऐसा हो सकता है तो कि मैंने मूल्यांकन किया, कुछ बच्चे ने नहीं सीखा है, तो क्या मैं उस पाठ में संशोधन कर सकती हूँ? बताओ, मूल्यांकन पहले होगा कि संशोधन? इसी से बनेगा आपका पूरा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम त्रुटियों की क्या करेंगे, मतलब शिक्षणोत्तर बोला गया है, मीन्स जब आप शिक्षण करवाते हैं उनके बाद का प्रोसेस कि बच्चे ने कितना सीखा है, आपने शिक्षण यहाँ पे करा लिया है, ठीक है, उसके पश्चात का प्रोसेस जब आप बच्चों को आप कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर रहे होते हो कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, शिक्षण करवाने के पश्चात का ये क्या है, क्रिया है, इसको आप लोगों को जमाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, त्रुटियों की पहचान करोगे कि विश्लेषण करोगे? पहचान करोगे सबसे पहले, ठीक है, त्रुटियों की पहचान करोगे कि बच्चे ने कहाँ पे त्रुटि किया है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, विश्लेषण करोगे, ठीक है, कि कहाँ पे पहचान किया है, उसको एक एक करके आप तोड़ोगे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, गलती किया है, ठीक है। अब बताओ कि आत्म मूल्यांकन में स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हो और शिक्षण योजना में संशोधन, ये दोनों को आपको बताना है कि इसमें से पहला कौन सा आएगा, क्योंकि हमको दो पता चल ही चुके हैं कि एक आएगा, ठीक है, पहला दो, दूसरा आएगा ये वाला, दूसरा किसमें है, इसमें से दिख रहा है क्या, बी में, ठीक है। चलिए उसके बाद पहला आपका दिख रहा है, फिर चौथा आपका दिख रहा है, फिर आत्म मूल्यांकन, बताओ, ठीक है। देखो मैंने ऐसे क्यों कहा कि पहले आप क्या करोगे,
मूल्यांकन करोगे। ठीक है, जैसे ही मेरे पास कॉपी आया बच्चे का, जैसे ही मैंने पढ़ा दिया उसको, शिक्षण कार्य करवा दिया, अब जैसे मैंने गणित दे दिया उसको, चलो बना के दिखाओ। ठीक है, कुछ बच्चे ने ऐसे बनाया, कुछ बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सही है, ये तुम्हारा गलत है, मूल्यांकन मैं कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने समस्या को पहचाना कि अच्छा ये सही है, पहचान लिया मैंने ये कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है, फिर मैं उसको क्या करने की कोशिश करूंगा, विश्लेषण करूंगा कि यहाँ पे उन्होंने ये 4 था, ये 6 था, उसको इन्होंने गड़बड़ किया है। विश्लेषण मैंने कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, मूल्यांकन करने का मतलब है यही है कि पहले तो आपने कॉपी को देखा, सबसे पहले तो पहचान किया, पहचानने के बाद उसको विश्लेषण किया, फिर आप मूल्यांकन किया। मींस मूल्यांकन बोलने का मतलब है कि ये सही है, ये मतलब ये सही है, ये गलत है, आपने यहाँ पे मूल्यांकन किया। उसके बाद आप इसको खुद क्या करोगे, सुधारोगे कि 4 और 6 जो है वो 6 नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 10 होता है, संशोधन करोगे। ठीक है, तो मूल्यांकन पहले आएगा, उसके बाद संशोधन आएगा। ये आपका तीसरा प्रोसेस रहेगा और ये आपका चौथा प्रोसेस रहेगा। तो ऐसे देखो, हर बार एकदम मूल्यांकन ही नहीं आता, मूल्यांकन के बाद भी हम कुछ प्रोसेस करते, जैसा आप लोग देखते हो ना, निदानात्मक हो जाता है, उपचारात्मक होता है। हाँ, तो अध्यापक की गतिविधि, मैं टीचर हूँ तो मैं नोट्स बना रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मैं पहले अपने नोट्स को चेक करूंगा कि ये सही है कि नहीं है, पहचान करूंगा, उसके बाद विश्लेषण करूंगा, उसके बाद फिर संशोधन करूंगा, उसके बाद फिर आप मूल्यांकन। ये है डी तो है मैम, आप बताएं तो वैसे अब तक ही नहीं किया टीचर के लिए है ना। अच्छा, ये वाला क्या चौथा पहले आएगा? जी जी। अच्छा, ये तीसरा आएगा ना। ठीक ठीक ठीक, रुको 1 मिनट ना। मीन्स यहाँ पे मूल्यांकन करने के बाद हमने संशोधन नहीं किया, पहले संशोधन किए हैं ना। हाँ ठीक ठीक यार, मैं पता नहीं मुझे ही आज क्या हो गया। ठीक, गुड गुड। ठीक, देखो इस सॉरी ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, पहचान किया। ठीक है, पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद पहले तो हम संशोधन ही करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आत्म मूल्यांकन दिया है। ठीक 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 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको संशोधन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, सुधारा, कि पहले बच्चे ने इसको 4 और 6 प्लस करके इन्होंने 6 लिखा था, फिर मैंने इसको क्या किया, इसमें संशोधन किया कि नहीं, ये आपने गलत किया है, इसका जो सही आंसर है ये आएगा, 10 आएगा दोनों का। ठीक, तो तीसरा हमारा क्या रहेगा, संशोधन रहेगा। संशोधन के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने यहाँ पे संशोधित किया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। तो हाँ, सच में मूल्यांकन जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट आएगा। ठीक है, तो सही, ठीक ठीक, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक, मेरा माइंड ही आज इधर उधर हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सही है ये वाला क्रम। ठीक, चलो आगे बढ़े, इसको बनाओ। हम वर्ग 3 में भी होगा ना विभाजी। ठीक है, हाँ, आत्म मूल्यांकन बोला है तो ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन में बोलने का मतलब है कि पहले हम उसमें सुधार करेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक ठीक, गुड। कौन सा कार्यकलाप नागरिक विकास से संबंधित है, ये आपको बता रहे हैं। लोकगीत प्रतियोगिता, विद्यार्थी संसद, पेंटिंग प्रतियोगिता, पिकनिक। चलिए बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, मैं ही थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। निम्न में से कौन सा कार्यकलाप नागरिक विकास से संबंधित है, नागरिक विकास से बोला गया, बताओ। हाँ, पक्का, ठीक है, नागरिक विकास बोला गया है। ठीक है, तो नागरिक विकास, देखो लोकगीत प्रतियोगिता, इससे हमको नहीं मतलब है। ठीक है, ये तो उनका जो क्या है, स्किल्स है, उस पर आधारित होगा। ठीक है, पेंटिंग प्रतियोगिता नहीं होगा, पिकनिक, ये सब एक ही हो जाएगा। ठीक है, अलग हमारा क्या है, विद्यार्थी संसद, की हमने विद्यार्थी के लिए एक संसद बनाया, वहां पे जो भी चीजें वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सब चीज का वहां पे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी संसद, जो कि आपके नागरिक विकास से क्या है, संबंधित है। यही से आपका विकास होना क्या होगा, बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नागरिक विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम आपको चुनना है। चलिए चुनो, चुनिए जल्दी। टोटल कितने क्वेश्चन हैं मुझे भी नहीं पता है, 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे। ठीक है, हो जाएगा फिर ये। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम, चलिए बताइए। लोकतांत्रिक वातावरण, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण, नियमितता, उपकरण, कौन सा सही होगा? बी आ रहा है 34 का, अच्छा 34 का बी, 35 का बताएंगे।
इसका भी बी लग रहा है। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम आप लोगों को चुनना है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप करते हो, मतलब वही है जैसे भ्रमण पे ले गए, ठीक है, और कुछ चीज आप दिखाने के लिए ले गए, पर्यवेक्षण कर रहे हो, तो इसमें कौन सा सही क्रम में जाएगा, ये इसको क्या करना है आप लोगों को आयोजित करने हैं। प्रशासन एवं पर्यवेक्षण, उसके बाद में उसके लिए एक लोकतांत्रिक वातावरण करना चाहिए, उसके बाद हमको उस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद में उसमें नियमितता लानी चाहिए कि बच्चे उससे सीख सकें। और आप बताओ ऑप्शन ए कैसे। फिर लेकिन हम पहले उपकरण का उपयोग करेंगे, उसके बाद में ही तो नियमितता लाएंगे क्या? उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा 70 सेकंड होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए बताइए ऑनलाइन वाले क्या आंसर लगा रहे हैं। ए भी आ रहा है उनका, बी भी आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला क्या गया है, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम आपको क्या करना है, यहाँ पे चुनना है, ठीक है। जब आप क्या कराते हो बच्चों को, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराते हो, जैसे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो भी मतलब बुक्स है उसको, पाठ को, तो उसके दौरान जो आप उसको क्रियाकलाप कराते हो, कौन कौन से क्रियाकलाप कराते हो, तो उसको आपको चरणों में इसको क्या करना है, लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप लोकतांत्रिक वातावरण ही तो क्रिएट करोगे ना जी। सबसे पहले आप क्या करोगे, लोकतांत्रिक वातावरण मीन्स बोलने का मतलब है कि बच्चों को आप उनके जो भी विचार है ना, सिद्धांत है, उसको प्रकट करने के लिए आप स्वतंत्र उनको वातावरण प्रदान करोगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करना, ठीक। अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कक्षा रूम में एक लोकतांत्रिक वातावरण होनी चाहिए, ठीक। प्रशासन एवं पर्यवेक्षण, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रशासन दिया है मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है। पर्यवेक्षण बोलने का मतलब है आप वहां पे क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। मीन्स जो प्रॉपर मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं वो सही साथ जा रहा है कि नहीं, बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, आपने क्या क्या पर्यवेक्षण किया। दूसरा तीसरा में क्या आ जाएगा, आपका नियमितता आएगा कि आपको क्या लाना है उसमें नियमितता, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, उपकरण आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, यही होगा। 1 2 3 4 ही क्या है, सही है, ठीक है। लोकतांत्रिक वातावरण, प्रशासन, नियमितता और उपकरण, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और चलिए एक ही क्वेश्चन और बचे, 2 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद जस्ट एक। अवकाश समय कार्यकलाप, समाज कार्यकलाप, नागरिक विकास कार्यकलाप, सांस्कृतिक कार्यकलाप, बताइए। डाक टिकट संग्रहण, सामाजिक सर्वेक्षण, विद्यार्थी परिषद, चित्रकला, कौन सा होगा बताइए। लाइन से है क्या, अरे अवकाश समय कार्यकलाप मीन्स क्या होगा, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको जो पता है उसको बनाते हैं। समाज कल्याण कार्यकलाप, ठीक है। समाज कल्याण कार्यकलाप मीन्स बोलने का मतलब है कि सामाजिक सर्वेक्षण से ही संबंधित होगा वो। नागरिक विकास कार्यकलाप क्रियाकलाप बोलने का मतलब है वो किससे, विद्यार्थी परिषद। अब भी जस्ट हमने विद्यार्थी का संसद बनाए थे, ठीक है। उनकी कोई भी अगर उनको दिक्कत है कुछ भी चीजों में तो बिल्कुल वहां पे अपने चीजें को शेयर कर सकते हैं, ठीक। परिषद तो नागरिक विकास कार्यक्रम, ताकि उनका धीरे धीरे क्या हो सके, नागरिकता के प्रति है ना समर्पण भावना हो सके। सांस्कृतिक कार्यकलाप, इसमें चित्रकला, ये सही है। बचा कौन सा, तो इसी का यही आ जाएगा। डाक टिकट संग्रह क्या है, अवकाश समय क्रियाकलाप हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ए का सही, बी का दूसरा, सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, सॉरी सी का तीसरा, चौथा का डी हो जाएगा। बताइए सही जोड़ी इसमें भी बनाना है। साहित्यिक कार्यकलाप, शारीरिक विकास कार्यकलाप, सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप की भ्रमण संबंधी कार्यकलाप, बताइए। ये सब जब आप शिक्षण यूज करोगे ना, सहायक शिक्षक सामग्री, बच्चों को कितना सिखाना है, वातावरण में कितना इन्वॉल्व करना है, ये सब चीजों के लिए, तो ये सब आप लोगों को आएंगे, ठीक है। तो साहित्यिक कार्यक्रम ये भी सेम है क्या, पक्का। देखो हमको ये पता है शारीरिक विकास कार्यक्रम एनसीसी लेते थे तो वो करते थे लेफ्ट राइट, ये सब तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप में क्या होगा, लोक नृत्य, ठीक है, गाना वाना गा रहे हैं, जैसे ददरिया हो गया, सुआ हो गए, ये सब क्या है आपके लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएंगे। भ्रमण संबंधी में क्या करोगे, संग्रहालय भ्रमण कराओगे, ठीक। तो साहित्यिक कार्यक्रम में क्या हो जाएगा, वाद विवाद, जैसे हम एक को कुछ दे देते हैं कवि या लेखक के ऊपर, है ना, चलो इसमें वाद विवाद करो, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे साहित्यिक चीजों का क्या हो रहा है, विकास
विकास हो रहा है कि नहीं, हमें बोलने का, वाद विवाद करने का, तथ्यों को समझने का, वहां पे क्या हो रहा है, विकास होता है। ठीक है, तो वाद विवाद बोलने का मतलब क्या है कि साहित्यिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे सभी क्या है, सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा और डी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आज के क्या हो गए, समाप्त हो गए। नहीं है अब, हो गया, ठीक, खत्म। तो आज समझ में, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना है। मैं ही नहीं समझ पा रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को, कहाँ है ये क्वेश्चन, हाँ ये देखो इसको। ठीक, तो इसको अच्छे से एक बार करके जाना कि सबसे पहले विश्लेषण करेंगे, सॉरी पहचान करेंगे, देन विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संशोधन पहले करेंगे तब मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक, चलिए हो गया। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को भी हम खत्म करते हैं। कल से प्रॉपर आपका जो क्लास है वो 8 बजे होगा। ठीक है, 8 बजे हो जाएगा, फर्स्ट चैनल में ही होगा। कुछ पूछ रहे थे? टीचर के फिगर से क्या है? हाँ स्टूडेंट के फिगर से लेंगे ना? बिल्कुल, अगर स्टूडेंट, बिल्कुल देखो यहाँ पे शिक्षणेतर बोला गया है, मतलब शिक्षण के, जब आप शिक्षक जो है वो क्या करा रहा है, शिक्षण काम करा रहा है। ठीक है, उसके पश्चात वो कौन कौन से क्रम से होकर के गुजरेगा उसके बारे में था वो। ठीक है, हाँ मैं ही नहीं समझ पा रही थी, इस कारण थोड़ा इसको उल्टा कर डाली थी। तो यहाँ पे शिक्षण के अनुरूप आप लोगों को लेना है। ठीक है, शिक्षक के अनुरूप आप लोगों को इसको लेना है, तब ये आंसर सही आएगा कि इसमें पहले वो पहचान कर रहा है, फिर विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करने के बाद वो क्या करेगा, वहां पे संशोधन करेगा, संशोधन करने के बाद लास्ट में आत्म मूल्यांकन दिया है, स्वयं से जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं, ये आत्म मूल्यांकन जो है वो लास्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम क्या करते हैं, खत्म भी करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, और कभी कभी ये चैनल में भी आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेगी तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और दूसरे को भी बता दीजिएगा जो भी आज क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे उनको। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि सेकंड चैनल में क्लासेस चल रही होगी करके। ठीक है, तो चलिए फिर थैंक यू सभी को। हाँ ये सेकंड चैनल में चल रहा है आज। सेकंड चैनल क्या है, मतलब साथ ही कई चैनल है हमारे यहाँ, बहुत सारी क्लासेस चलती है ना, तो एक चैनल से नहीं होता 2 चैनल है इसके लिए। इसका नहीं, इसमें ना पेडागोजी पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं, आप लोगों को बस MCQ करने हैं इसमें। हो गया यार क्लास, एक कैसे में दिखाता है? इस समय नहीं दिखा।